नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा सच, एयरलाइंस आर नॉट फॉर इंडिया। आप सोचते होंगे एविएशन बॉम्ब है, पर क्या एस्टैब्लिश्ड एयरलाइन सचमुच प्रॉफिट में है भी या नहीं? देखिए, Q3 FY25 में इंडिगो ने 2449 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, जो प्रीवियस ईयर का 2998 करोड़ रुपीस से 18.6% कम है। यानी एक क्वार्टर पहले का बात है, लिटरली गिरावट है। फिर Q4 FY25 में प्रॉफिट किया 3067 करोड़ रुपीस का। यस, स्ट्रॉन्ग रिकवरी। लेकिन FY25 में टोटल 7258 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया, जो FY24 का 8172 करोड़ रुपीस से 11% डाउन है। स्पाइसजेट FY23 में 1513 करोड़ रुपीस का लॉस किया, FY24 में 409 करोड़ रुपीस का लॉस किया एंड Q4 FY25 में सिर्फ 48 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। लेकिन सालों के बाद एक छोटा सा लाइट दिखा। सिर्फ इतने साल, इतना एक्सपीरियंस, करोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर फिर भी लॉसेस एंड लॉसेस। एवरी इंडियन एयरलाइन कंपनी इज ड्राउनिंग एंड डाइंग इन लॉसेस। चलिए आज पूरा एनालिसिस करते हैं एंड समझते हैं क्यों इंडिया इज नॉट परफेक्ट फॉर एविएशन इंडस्ट्री। मेजर इश्यूज जो इंडियन एयरलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट, ओवर टैक्सिंग ऑन एवरीथिंग। जब एक एयरलाइन एक एयरप्लेन खरीदती है तो फिर उनको 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को विदाउट एनी रीजन। अगर लीज करती है तो फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, 15 to 20% कॉस्ट इंक्रीज और रुपी डिप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा झटका लगता है। हर टिकट पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सिक्योरिटी फी, उड़ान सेस एक्सेट्रा भी ऐड हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, एविएशन फ्यूल पर ओवरलोडेड टैक्सेशन बाय द गवर्नमेंट। ATF पे लगता है 11% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, 20 to 30% वैट। ये GST के अंदर भी नहीं आता, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कंपनी को नहीं मिलता है। सिर्फ इसी वजह से फ्यूल का कॉस्ट एक एयरलाइन कंपनी को 40 to 50% तक पड़ जाता है, जबकि पूरी दुनिया भर में ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 20 to 25% या फिर 50% के अंदर होता है। यानी कि लिटरली 25 to 30% ज्यादा हमें इंडिया पे देना पड़ता है फॉर द एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इट शुड बी चेंज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट with massive reduction of taxation on aviation turbine fuel. नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और MRO यानी कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। इंडिया का ग्लोबल MRO शेयर सिर्फ 1% है, जबकि चाइना का 20% प्लस है। इंडिया पे प्लेन मेंटेनेंस पे लगता है 18% GST ऑन लेबर, 30% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पार्ट्स, और ये सब देने के बावजूद बहुत ही लिमिटेड एयरपोर्ट्स पे प्रॉपर हैंगर फैसिलिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टिकट पर हिडन टैक्सेस एंड चार्जेस। सपोज आप एक 3000 रुपीज का एक फ्लाइट का टिकट परचेज करते हैं तो उन पे लगभग 1000 प्लस रुपीज का सिर्फ GST, टैक्स एंड सेस है, यानी कि वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एयरलाइन का एक्चुअल बेस फेयर होता है 2000 रुपीज टू 2200 रुपीज, जिसमें भी फ्यूल, स्टाफ प्लस मेंटेनेंस का कॉस्ट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रेगुलेटरी प्रेशर एंड ब्यूरोक्रेसी। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का पॉलिसीज आर रिजिड। वो पॉलिसी सब रिजिड है भाई, नया पॉलिसी लाना पड़ेगा। DGCA का 520 रूल ने नए एयरलाइन कंपनीज को इंडिया पे एक्सपैंड करना स्लो कर दिया है, लिटरली एकदम से स्लो कर दिया है। बहुत ज्यादा ऑडिट, कंप्लायंसेस एंड लाइसेंस फीस आर इन्वॉल्व इन आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉरेन करेंसीज रिस्क्स इन लीजिंग। 80% प्लस एयरक्राफ्ट इंडिया पे लीज्ड है, मोस्टली इन US डॉलर। जब रुपीस का वैल्यू गिरता है तो लीज पेमेंट बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है एक एयरलाइन कंपनी को पर एयरक्राफ्ट। तो एयरलाइन कंपनीज के ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। सपोज करते हैं पाकिस्तान एयर स्पेस अगर इंडिया की हर एक फ्लाइट को उनके एयर स्पेस के ऊपर से जाने से मना कर दे, तो फिर एयर इंडिया को 600 करोड़ प्लस रुपीस का लॉसेस होता है फॉर द लॉन्गर रूट्स ऑफ एवरी फ्लाइट इन अ ईयर। तो दोस्तों, इंडिया पे जो सबसे बड़ी चीज है जिस
जिसके वजह से इंडिया पे एयरलाइन कंपनीज आर नॉट ग्रोइंग सो मच फास्ट और नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट। वो है मेन पॉइंट है टैक्सेशन एंड दूसरा है प्रॉपर लेबर। तो अब आते हैं टैक्सेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट्स इन इंडिया। एयरक्राफ्ट जब एक कंपनी इंपोर्ट करता है उनके ऊपर 5% कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। अगर एयरक्राफ्ट लीज में है तो 15 to 20% कॉस्ट इंडेजन पे होता है। तो उसके वजह से भी एयरलाइंस को बहुत ज्यादा कॉस्टलीस्ट पड़ता है लीजिंग करना इन यूएस डॉलर, क्योंकि हम रुपीज में यहाँ पे डील करते हैं बट लीजिंग जो होता है मोस्टली यूएस डॉलर पे होता है। तो 15 to 20% का उनको इन्फ्लेशन मिलता है वहाँ पे। हैंगर एंड एयरपोर्ट रेंट्स यानी कि प्लेन पार्किंग प्लस टर्मिनल यूसेज प्लस नाइट स्टे एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका कॉस्ट आता है 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ पर एयरक्राफ्ट, यानी कि पर प्लेन 5 से 10 लाख रुपीज लगता है सिर्फ और सिर्फ उनको रखने में और टर्मिनल यूसेज एंड नाइट स्टे वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा है ये कॉस्ट। पैसेंजर फीस एंड टैक्सेस, उड़ान, एडीएफ, बीएसएफ, जीएसटी लाइक चार्जेस आर very massive in India। 300 rupees to 600 rupees पर टिकट पे है ये सब जीएसटी वगैरह मिला के, लेकिन वहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं आता है, याद रखना कस्टम अलग से देना पड़ता है। अब आते हैं एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे। सेंट्रल प्लस स्टेट टैक्सेस मिला के लगभग ऑन एन एवरेज 31% एक्साइज प्लस वैट मिल के उनको सिर्फ टैक्स भरना पड़ता है। अब आता है फ्यूल प्राइस पे, यानी कि ये जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है एटीएफ, इसका कॉस्ट 2025 में कितना ज्यादा है। तो देखो मंथली अगर रिवाइज करें तो 90 to 120 रुपीज पर लीटर था। ऑन एन एवरेज आपको 2025 में 112 रुपए पर किलो के हिसाब से ये परचेज करना पड़ता है, आपको नहीं एयरलाइन कंपनीज को। अब आते हैं एमआरओ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे, यानी कि पार्ट्स एंड जीएसटी ऑन लेबर वगैरह वगैरह। 18% जीएसटी प्लस 30% पार्ट ड्यूटी, समझ लीजिए 48% यही पे चला जा रहा है। अब रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के नाम पे लाइसेंसिंग, ऑडिटिंग, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, इस पे 5 to 10 करोड़ रुपीस का पर ईयर ऑन एन एवरेज पर एयरलाइन को कॉस्ट आ जाता है। मतलब अगर आपने सिर्फ एयरलाइन खोल के भी रख दिया तो उस पे आपको 5 से 10 करोड़ सालाना ऐसे ही देना पड़ेगा। कुछ काम का नहीं भी चला तो भी देना पड़ेगा। अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये चीज, मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में अब बताऊंगा। अगर हम एक टिकट को परचेज करें उसके ऊपर टैक्सेशन कितना आता है और उसके ऊपर एक एयरलाइन कंपनीज को कितना मिलता है। अगर हम एक टिकट का बेस फेयर पकड़े 3000 रुपीज, फ्यूल टैक्स लोड ऑन एन एवरेज 31% के आसपास है, तो इसका हो गया 930 रुपीज। पैसेंजर रिलेटेड टैक्सेस आर 300 रुपीज एंड रेगुलेटरी और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स अबाउट 200 रुपीज। तो आपका टोटल टिकट का प्राइस हो गया 4430 रुपीज। टैक्स और कॉस्ट लोड परसेंटेज पे आता है ऑन एन एवरेज 47.6%, यानी कि 1430 रुपीज का एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट लोड और टैक्सेशन पे। अगर इंडियन रेलवे की तरह यहाँ भी 5% का जीएसटी लगता ऑन एवरी टिकट तो हमें वही 4430 रुपीज का टिकट मिलता। 3000 प्लस 5% जीएसटी 3150 रुपीज पे। इतना ज्यादा कॉस्ट बैरियर है एक एयरलाइन कंपनी में और एक रेलवे कंपनी में। तो अब आते हैं सजेशंस टू सेव एयरलाइन इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन बिजनेस पर्सपेक्टिव। अगर हमें इंडियन एविएशन को प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें कुछ मेजर रिफॉर्म्स करना ही पड़ेगा। फर्स्ट, ब्रिंग एटीएफ ऑन जीएसटी। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा। सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को हटाकर एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा 12 to 18% के अंदर। इससे क्या फायदा होगा, एयरलाइंस को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलना शुरू हो जाएगा जो अब तक नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं एमआरओ सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर ड्यूटी कम करना पड़ेगा या तो हटाना ही पड़ेगा। सरकार के पास और भी दरख्वास्त है कि इंडियन एमआरओ हब्स बनाए जैसे कि हैदराबाद एंड नागपुर। फॉरेन एयरलाइंस कंपनीज को भी यहाँ पे मेंटेनेंस करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लीजिंग पॉलिसी इंडिया बेस्ड बनवाना पड़ेगा, यानी कि रुपी बेस्ड लीजिंग पॉलिसी को प्रमोट करना पड़ेगा जैसे कि आईडीबीआई, गिफ्ट सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस करते हैं। डॉलर बेस्ड लीज के फॉरेक्स रिस्क को मिनिमाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रेशनलाइज्ड एयरपोर्ट चार्जेस। एएआई और प्राइवेट एयरपोर्ट्स का रेंट और नेविगेशन चार्जेस कम करना पड़ेगा। रिमोट और रीजनल एयरपोर्ट्स के लिए सब्सिडी या वीवीआर देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस। डीजी
DGCA का लाइसेंसिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस को डिजिटल करना पड़ेगा और फास्ट करना पड़ेगा। नए एयरलाइंस को एंट्री और एक्सपेंशन में इजी पॉलिसी देना पड़ेगा। सिंप्लीफाई द पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट फेयर प्लस टैक्स ब्रेकअप होना चाहिए हर एक टिकट पर। गवर्नमेंट टैक्सेस को कैप करना चाहिए 200 to 300 रुपीज तक, रीजनल रूट्स पे और भी कम। बिल्ड डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट्स, HAL और टाटा एरोस्पेस जैसे कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके वजह से लॉन्ग टर्म लीजिंग पे और सेल पे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। क्रिएट फ्यूल प्राइस बफर, ऑयल कंपनीज के साथ टाई अप करके एयरलाइन फ्यूल को फिक्स्ड रेट पे दिया जाए, ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाना पड़ेगा। इंटरनेशनल बेंचमार्किंग से मंथली फ्यूल वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना चाहिए। अब आते हैं कंक्लूजन में। एयरलाइंस आर नॉट फॉर इंडिया अंटिल ये सब चेंजेस हो जाए, जितने भी मैंने अब तक आपको समझाया है इस वीडियो के दौरान। तो दोस्तों, एयरलाइन बिजनेसेस सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा क्योंकि इस पे प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए भी नहीं चल रहा क्योंकि सिस्टम इसके अगेंस्ट बना दिया गया है। जब तक फ्यूल पे 31% का टैक्स होगा, जब तक मेंटेनेंस के लिए 30% ड्यूटी देना पड़ेगा, और जब तक टिकट पर 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा लोड होगा, तब तक इंडिया पे एयरलाइन कोई बिजनेस नहीं, एक सर्वाइवल वॉर ही रह जाएगा। लेकिन अगर अबव रिफॉर्म्स लागू हो जाए तो इंडियन एविएशन दुनिया के टॉप प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में आ सकता है। सो रिमेंबर दिस लाइन, एयरलाइंस आर not for India, but they can be if policies allow them to be. Thank you for your time and efforts to watch till end. See you again with some break.